क्या कोई शोला अंदर फट रहा था, क्या हो रहा था? अंदर का एक स्पार्क है वो बाहर नहीं आ रहा था, जो शादी कर लेते। स्पार्क मारना नहीं था, स्पार्क बाहर निकालना था। तो हर काम के साथ कोई मर गया उस पे खाना, बिरयानियाँ देगें चल रही हैं, कोई पैदा हुआ है उस पे खाने बट रहे हैं। हाँ। कोई वो तलाक हुई उधर भी खाने चल रहे हैं, कोई शादियाँ उधर भी खाने चल रहे हैं। कोविड जो है वो पाकिस्तान में मैकडोनल्ड ने और फूड पांडा ने प्लांट किया है, क्योंकि जो उनका बिजनेस फ्लरिश किया है ना कोविड के अंदर, बाप अमीर है, बच्चे के पास पैसे हैं, बच्चा निकम्मा है कुछ करने के लिए, उसको पैसे दिए, उनका चल रेस्टोरेंट खोल ले। नहीं, आप इतना ऑनेस्ट तो ना हो ना। कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी, आपके शो का नाम है तो एक्सक्यूज मी। और केटरिंग के बिजनेस को बूम करने के लिए दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? बट साहब केटरिंग के बिजनेस अगर इस तरह से बूम होता तो पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो 24 करोड़ के बजाय 50 करोड़ हो गई होती। पाकिस्तान में डर किसे लगता है? पाकिस्तान में डर जो है वो लोगों से, बड़ा नीसना जवाब मौत दिया। से डर लगता है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ अदील चौधरी और मैं भट्ट साहब को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि जो इन्होंने सवाल पूछे इस शो में वो देख के शायद आप भी डिस्काउंट न लें। एक्सक्यूज मी, अहमद अली भट्ट एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। अगर आपको खाने का शौक है मेरी तरह, तो फिर जहां भी आप खाने को देखते होंगे और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ये चेहरा और या ये शख्सियत को आप जरूर जानते होंगे। आजकल हर चीज को यूट्यूब के थ्रू मोनेटाइज किया जा रहा है, उसी तरह इन्होंने भी सोचा कि भाई क्यों ना रोटी को मोनेटाइज किया जाए। हैं तो रेस्टोरेंट ओनर, लेकिन बैड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री भी रह चुके हैं, फटे शटे किए थे जवानी के अंदर, जिसकी वजह से ये दुबई भी भाग गए थे। दुबई जाके भी इन्होंने माशाल्लाह बड़े रंग इन्होंने भरे। आजकल ही इज वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स ऑफ पाकिस्तान। प्लीज वेलकम ऑन एक्सक्यूज मी मिस्टर अदील चौधरी। थैंक यू भट्ट साहब एंड एक्सक्यूज मी, ये किस टाइप का इंट्रोडक्शन आपने दिया? भाईजान जो सच्ची बात थी वो तो थी ना, जवानी में खून गर्म नहीं था। अभी भी जवान है, खून अभी भी गर्म भट्ट साहब। क्रिसेंट से आपने पढ़े जी, गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके बाद आप एक और कॉलेज में गए जहाँ ज्यादा देर नहीं आप टिके। नहीं वहाँ पे मैं टिका, उसके बाद नहीं पे टिका। उसके बाद नहीं टिके? हाँ जी। क्यों? ये अनस्टेबिलिटी, ये मतलब क्या कोई शोला अंदर मतलब फट रहा था, क्या हो रहा था? बट साहब ये वही पैटर्न है जो एक मार्क जुकरबर्ग टाइप का पैटर्न है, ड्रॉप आउट और एक बेचैनी कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, जो अंदर का एक स्पार्क है वो बाहर नहीं आ रहा था। अच्छा, तो जो शादी कर लेते। बट वो स्पार्क मारना नहीं था, स्पार्क बाहर निकालना था। अच्छा, बाहर निकाला था। तो आपने वैसे अभी तक आपने शादी नहीं की। आप वन ऑफ द मोस्ट, वो जो लाहौर के नहीं टॉप बैचलर्स में, उनसे आपका नाम आता है, आपको पता है ना? अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तो बट साहब शादी इसलिए नहीं की क्योंकि कल भी वालदा मेरी पूछ रही थी कि खूबसूरती छोड़ दो, अब इनर ब्यूटी भी कोई चीज़ होती है और ये। तो मैंने कहा इनर ब्यूटी मुझे तो नहीं आती, और ना मैं एक्सरे लेके फिर रहा हूँ कि इनर ब्यूटी किस किस की आ रही नजर। तो मैंने कहा जो मुझे आ रहा है मैं तो वही देख रहा हूँ। अच्छा, काफी शैलो इंसान है आप। खूबसूरती पसंद है आपको? जी, हर बंदे को है, जो कहता है कि नहीं पसंद तो फिर झूठ बोलता है वो। हाँ, ये तो है। खाने से मोहब्बत कब हुई? और जिस तरह आपकी वीडियोस में भी नजर आता है कि यू एक्चुअली लव फूड। जी भाई साहब, ब्यूटी से बात आगे है कि खाना जो है ना वो मुझे विजुअली देखना बहुत पसंद है, और बोटी को टूटते हुए देखना थेरेपी है मेरे लिए। हाँ। तो वो देख के जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपको, मतलब बहुत सारे लोगों को डिफरेंट कामों में मिलती है, डिफरेंट चीज़ों में मिलती है, मुझे वो खाने को देख के मिलती है। खाना अच्छी तरह से पक रहा हो, वो टूट रहा हो, उसकी शक्ल अच्छी हो, वो गिर रहा हो, मुंह में जा रहा हो, खा रहे हो, बाइट की आवाज़ आ रही हो, तो मेरे लिए वो थेरेपी है। बातें आप कश्मीरियों वाली कर रहे हैं जी, जिस तरह आप खाने को डिफाइन कर रहे हैं, ये तो वाकई ये तो कश्मीरियों की हरकत है या बट्टों की हरकत है। आप हैं चौधरी? जी भट्ट साहब, मैं हाफ बट हूँ, मेरी वालदा जो है वो बट हैं, कश्मीरी बट, और चौधरी हैं। तो खाना हमें खुला डुल्ला और मज़े का चाहिए, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली हो गया। अर्ली एजेस, मतलब घर में खाना तो आपकी वालदा पकाती थी जी। मर्द हजरात ज़्यादातर कुकिंग कम करते हैं, लेकिन हम कश्मीरियों में बड़ा मशहूर है कि जी कोई स्पेशल ओकेजन होती है तो जी मर्द आगे आ जाते हैं, और जी मैं शब्द एक बनावांगा, मैं आज पावे पकावांगा। तो घर में इस तरह मर्द हजरात कोई मतलब कि नहीं को शौक कि भाई हमने भी कुकिंग करनी है? नहीं बट साहब, हमारे घर में जो औरतें हैं ना वो किचन की जो है क्वीन है सारी, तो वो कहते हैं कि हम किचन में कोई मर्द ना आए। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड जो सक्सेसफुल जो शेफ्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो 90% मर्द हैं। हाँ, ये एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो किचन के अंदर का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत टफ है।
तो बाहर तो फिर भी लोग काम करते हैं, क्योंकि बाहर किचनों के अंदर एसी लगे होते हैं या होटल्स का सिस्टम होता है। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली किचन जो है ना वो दोज़ख का समा पेश करता है, तो वहाँ पे पिस मर्द ही रहा होता है। ये तो है। मैंने आपसे पूछा कि किस एज में आपको याद है कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। नॉर्मली होता है कि यार बच्चे का पैदा होता है, अच्छा मुंडा है गया, अच्छा डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, मतलब या आर्मी च पा दो। आपने बिजनेस स्कूल में गए, वहाँ आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप दुबई में जाके आपने रियल एस्टेट भी की काफी। जी। लेकिन ये फूड की तरफ एकदम रुझान कैसे हुआ? हालांकि फूड इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान के अंदर है तो बहुत बड़ी, जी। लेकिन प्रॉपर शेफ और रेस्टोरेंट ओनर इस चीज को इतना मतलब कह लें कि मेन स्ट्रीम में नहीं देखा जाता। यू आर एक्चुअली समवन हु ब्रॉट दिस टू द मेन स्ट्रीम। जी। ये प्लान था एक्सीडेंटल? बट साहब ये प्लान नहीं था, ये पैशन था। और थोड़ी सी जो अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाए, मतलब अपनी मेरी हिस्ट्री, तो मैं रियल स्टेट से हूँ और आई एम एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो रियल एस्टेट में 2008 में रिसेशन आ गया था। तो रिसेशन के बाद आई गॉट बैडली हिट फाइनेंशियली। तो उसके बाद फिर वो दिल नहीं लग रहा था काम में, और जो पैशन था वो फ्रंट पे आ रहा था। तो जहाँ पे फिर मैंने कहा जहाँ पे आपका दिल भी नहीं लग रहा, मज़ा भी नहीं आ रहा और पैशन को परस्यू करना चाहिए, तो वहाँ पे फिर जो मैं पार्ट टाइम रेस्टोरेंट्स की कंसल्टेंसी कर रहा था, लर्न कर रहा था, वो मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया। अच्छा। एंड दुबई बीइंग वेरी कंपेटिटिव मार्केट, वहाँ पे मुझे और बहुत चैलेंजेस भी मिल रहे थे। तो मैंने कहा अगर ये टफ टाइम देखना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है एज अ करियर, तो वाई नॉट पाकिस्तान, जहाँ पे आप फर्स्ट क्लास सिटीजन है अपने मुल्क के, आइडेंटिटी आपकी अपनी है, गैप बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, और अपने मुल्क को ठीक करें, वहाँ पे चीज़ें करें बजाय के बाहर धक्के खाएं जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी ही कोई नहीं है। आप मतलब 100 कौमें बैठी हुई, उसमें आप भी एक हैं, और रेस उसी में आप शामिल हुए में आप कुछ नया कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हमसे 8-10 साल आगे हैं। तो अपने मुल्क में जाएं, चीज़ों को ठीक करें, इनोवेशन लाएं, काम करें, अपनी कुजीन पे वर्क करें। तो फिर मैं आई लेफ्ट दुबई, फिर आई केम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आके आपने एक बड़ा मशहूर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया, जुनून। जी। और जुनून की एक मैंने ख़ास बात देखी है, एक तो आपका रूफटॉप बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा, और आपने बुफे को इंट्रोड्यूस फिर से करवाया, और आपने कहा कि यार मैंने अपना लोकल पाकिस्तानी फूड को प्रमोट करना है। जी। अलग इतने होंगे बुफे लाता, चाइनीज लाता, ये वजह से तो लोकल वही खाना जो हमारे घर में पकता है उसी को आपने मेन स्ट्रीम में लेके आए, नोइंग कि यार अच्छा इसकी मार्केट होगी कि नहीं होगी। सो व्हाई पाकिस्तानी फूड? जी, पाकिस्तानी फूड की मार्केट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में प्लस पॉइंट ये है कि फूड इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट लेफ्ट नाउ इन पाकिस्तान। पहले क्रिकेट और फूड था, अब क्रिकेट रिवाइव हो रही है, लेकिन एज ऑफ टुडे फूड इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट। आप बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, आप यहाँ पॉडकास्ट पे बैठेंगे, आपको भूख लगेगी, खाना खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो हर काम के साथ कोई मर गया उस पर खाना, बिरयानियाँ देगें चल रही हैं, कोई पैदा हुआ है उस पर खाने बट रहे हैं, कोई वो तलाक हुई उधर भी खाने चल रहे हैं, कोई शादियाँ उधर भी खाने चल रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट एक ही है। हाँ जी, एंटरटेनमेंट एक ही है वैसे, वाकई। तो इसलिए आपने कहा कि अच्छा यार चलो जो मर्जी हो जाए, ए काम ते है, चलना चाहिए काम। हाँ। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी कहते हैं जी 3 कारोबार जो है वो कभी भी ठप नहीं होने वाले, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है जी। तो आपने कहा कि अच्छा रोटी तो पकड़ लो। बिल्कुल ऐसी है ना। जिस तरह गरम गरम पाए और कुलचे का एक मिलाप है, उसी तरह आपने खाने और एंटरटेनमेंट को आपस में जोड़ा। जी। ये एंटरटेनमेंट का सेक्टर बहुत से अब शेफ्स ये यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सॉल्ट बे ने एक अपनी नई गिमिक लगाई, आपने भी जी वो आग लगाते हैं और ये सारा कुछ। तो ये नेसेसरी है? आपको लगता है कि दिस इज़ द न्यू वे, या ये मार्केटिंग गिमिक ही सिर्फ है? बट सब सोशल मीडिया जो है ना, वो पाकिस्तान हर फील्ड में 3-4 साल पीछे है। सोशल मीडिया इज़ दी फ्यूचर, ऑनलाइन AI, सारी वीडियोस और ई-कॉमर्स और प्लेटफॉर्म्स और ये और वो। तो मार्केटिंग गिमिक तो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, एज लॉन्ग एज यू डूइंग बिजनेस, एज लॉन्ग यू डूइंग सोशल मीडिया। तो उसके साथ साथ टैक्टिक्स जो हैं वो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। जो ये आग लगाने वाला कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता है पाकिस्तान में चलता आ रहा है, आगे तो लग रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए टू प्रमोट योर टूरिज्म, टू प्रमोट योर कल्चर, योर फूड, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है शुरू में, ताकि वो वीडियो आपकी पूरी देखें। तो उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि लोग देखेंगे इसमें क्या होगा आगे।
तो वो करने के लिए मार्केटिंग या डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एंटरटेनमेंट वाला पार्ट उसमें ऐड करना पड़ता है, थ्रू योर जोक्स, थ्रू योर उसमें गिमिक्री, थ्रू फ्यूजन, थ्रू ड्रामा। तो फूड जो है ना, खाली उसको कटते हुए देख के, वो जैसे हम यहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं वो काट रहे हैं और रेसिपी बता रहे हैं और औरतें बैठ के देख रही हैं, मैंने नोटिस किया और फील किया कि लोग उससे बोर होना शुरू हो गए, कि वो लंबे लंबे प्रोसेस बैठ के देखें, उनकी अब अटेंशन स्पैन भी लोगों का कम हो गया। बिल्कुल। आपको 1 मिनट के अंदर लोगों की अटेंशन को ग्रास्प भी करना है, उनको एंटरटेन भी करना है और अपना मैसेज भी कन्वे कर देना है और इन्फॉर्मेशन भी पास कर देनी है। शॉर्ट्स के ऊपर बड़ा होता है कि टक टक टिक टिक टक करके यूं खाना। अब आप देख लें कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्वे चल रहा है, उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट से 30 सेकंड्स की तरफ भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है। पहले 10-10 मिनट की वीडियो चल रही थी, यूट्यूब पे 20-20 मिनट की चल रही थी। यूट्यूब ने बड़ा फोर्सफुली इन दी एंड सारे प्लेटफॉर्म्स के एंड में आके उन्होंने अपनी रील्स और शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल, वो नहीं मान रहे थे कि ये हमारी लॉन्ग फॉर्मेट। टिकटॉक ने ट्रेंड चेंज किया। पहले टिकटॉक को सारे गालियां निकाल रहे थे कि ये क्या चीप मीडियम है और ये वो, एंड में सारे ही टिकटॉक के एक तो फॉर्मेट पे भी आ गए। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग कहते टिकटॉकर्स हैं और मतलब गाली की तरह ये यहाँ पे मार रहे थे, अब सारे खुद टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हैं। तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, स्पीड बहुत तेज़ होगी, तो शॉर्ट फॉर्मेट में आपको जल्दी से सारा कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, एंटरटेन भी करना पड़ता है, सेल भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ी शायद पहले पिक कर ली थी, रियलाइज़ कर ली थी, और मार्केटिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो करता हूँ, मेरा प्योरली अपने बिजनेस को प्रमोट करना आइडिया नहीं होता। मेरा शुरू से जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है। अच्छा, मैं गुजरांवाला जाता हूँ, पेशावर जाता हूँ, वहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मैं उनकी कुजीन को एक्सप्लोर करता हूँ। एक तो मेरी वहाँ पे लर्निंग भी बहुत होती है। सेकेंडली, पाकिस्तान के टूरिज्म को आप इंटरनेशनली में मेरी फॉलोइंग मेजॉरिटी, आप मोस्टली काफ़ी लोकल रेस्टोरेंट्स को प्रमोट भी करते हैं, मगर ये आप मॉनेटरी बेसिस पे नहीं करते। मॉनेटरी नहीं होता इसमें। मेरा इसमें एलिमेंट वो पेट्रियोटिक है कि मेरी बहुत सारी, आप समझे, मेरी 60% फॉलोइंग जो वो इंटरनेशनल है, उसमें बहुत सारी फॉलोइंग इंडियन भी है। अच्छा, तो जो मेरे दुबई में इंडियन दोस्त थे वो कहते थे पाकिस्तानी खाना क्या है, जहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। उनका सारा खाना तो इंडियन है, हमारे खाने हैं, और उनके वीलॉगर्स वीडियोस हम सारा टाइम देखते थे, स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, ये वो। तो जब से विद इन 3-4 ईयर्स अब आप अपना यूट्यूब, अपना टिकटॉक, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक की शॉर्ट्स खोलें तो आपको पाकिस्तानी खानों की वीडियोस आएंगी नज़र, वायरल वीडियोस आएंगी नज़र। बहुत सारे मेरे इंडियन फैंस हैं, वो कहते हैं कि आपने ये खाने हमें दिखाए, हमें तो लगता है पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। तो अब हमें लगता है कि सारा कुछ है ही पाकिस्तान में। हमारा तो खाना है वो चिकन के आगे है ही नहीं, हम तो बीफ भी नहीं खा सकते यहाँ पे, मटन भी नहीं खाते, तो हमने पाकिस्तान आना है। दुबई के अंदर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ये इतने बड़े बड़े मज़े के खाने कैसे आ गए हैं, इसके साथ आप ये एंटरटेनमेंट भी करें, ये होता है पाकिस्तान में। तो उससे टूरिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है, क्योंकि मैं बड़ा एग्रेसिवली, जब मैं दुबई में था, मैं दुबई टूरिज्म के साथ काम कर रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड को हायर किया और उन्होंने उनसे कंसल्टेंसी कराई कि हमने फूड बीइंग 70% ऑफ द टूरिज्म ऑफ दैट कंट्री, उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि हम कैसे इस पे वर्क करें। तो पाकिस्तान में तो कोई इस पे काम ही नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट्स भी नहीं कर रही थी। तो वहाँ से मैंने पिक किया कि हम अपने फूड को प्रमोट करें, क्योंकि हम टर्की जब जाते हैं खाने की वीडियोस देख के, हम दुबई आते हैं खाने की वीडियोस देख के, बिल्कुल। तो खाना तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है, लेकिन किसी ने दिखाया ही नहीं है। मैं एक्चुअली जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अच्छा 3-4 दिन पहले इधर देख लूँ लोकल रेस्टोरेंट अच्छा कौन सा आप एक्सप्लोर करते हैं, पूरी आप लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। तो पाकिस्तान की रेस्टोरेंट की लिस्ट, स्ट्रीट फूड की लिस्ट का किसी को पता ही नहीं था। उसकी एक वजह ये थी कि जो वीडियोस पहले बन रही थी वो बहुत ऑर्डिनरी लेवल की बन रही थी। उसकी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। जो लोग वीडियोस बना रहे थे वो बेचारे बड़े हार्ड वर्किंग, और वो जिसको जो समझ आई उसने बना दी। वो बेसिकली प्रोमोटर से कि एक रेस्टोरेंट बता दिए, लोगों को बता दिए ये रेस्टोरेंट क्या है। मैंने आके रेस्टोरेंट की जो डिटेल्ड लोगों को स्टोरी बताई, क्या है इसके अंदर डलता क्या है, इसकी रेसिपी, फिर रेसिपी जाके मैंने अपने रेस्टोरेंट में उसकी रिक्रिएट करके लोगों को रेसिपी दी। अच्छा, कि ये जो यहाँ बन रहा है ये आप अपने घर में बना लें, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो लोगों ने इस चीज़ से थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। अच्छा टॉय साहब, ये मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना, स्पेशली कुकिंग शोज़ के अंदर ये बड़ा होता है कि जी रेसिपी तो दे देते हैं, लेकिन 60-70% टाइम नीचे कमेंट्स आ रहे थे जी रेसिपी बहुत ही बकवास थी।
देखने में तो खाना बड़ा प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि आप फोटो देख रहे हैं, हा धुएं निकल रहे हैं, तो कहते हैं वाह जी वाह बड़ा। लेकिन अक्सर होता है कि यार रिव्यू जब आप ट्राई करते हैं तो वो चीज़ एक्चुअली बड़ी बकवास होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हैव यू एवर कॉम्प्रोमाइज्ड कि यार जो मैं रेसिपी देने लगा हूँ सिर्फ लुक के लिए कर लूँ? नहीं बट साहब, मैंने तो बाहर की जो मैंने आपको बात बताई है, मैंने तो अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू की रेसिपीज़ दी हुई हैं ऑनलाइन। जो हमारे मेन चलने वाले खाने हैं उसकी रेसिपीज़ मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बता दी कि जो नहीं आ रहा वो घर में बना ले। मतलब आप लोगों को अब गलत बात नहीं बता सकते। एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, इंटरनेट पे रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा हैं, और लोगों के अंदर पैशन अब इतना क्रिएट हो गया, कुकिंग का अवेयरनेस आ गई है कि आप हल्की सी चीज़ लेफ़्ट राइट करें तो वो पकड़ लेते हैं फ़ौरन। अच्छा जी। तो आप ये पुराने माइंडसेट हैं कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो बताना नहीं है, 100 साल पुरानी रेसिपी हाँ मेरी दादी की थी और ये वो, अब सब कुछ ऑनलाइन है। तो अब दादी और वो नानी के जो सारे राज थे वो खुल गए हैं अब। दादी अचार पाउडर यूज करती थी। हाँ, टेंडराइजर यूज कर रही थी। आज ये तो है। बढ़िया, आपने डिफरेंट कुजीन्स ट्राई किए हैं एंड आप ट्रैवल भी करते हैं। टॉप 3 कुजीन्स एज अ रेस्टोरेंट ओनर कहाँ की लगते हैं आपको? कि पाकिस्तानी फूड है, इंडियन फूड है, कह लें कि ग्रीक फूड है या इटालियन फूड है? टॉप 3 में से आप कहाँ रेट करते हैं कि आपकी टॉप 3 में कौन कौन सी हैं? बट साहब मुझे पर्सनली जो मेरी टॉप पे है वो जापानीज है अच्छा जी। जी। जापानीज खाना इस टाइप का खाना लोगों को हजम भी नहीं होता है कि कच्ची मच्छी खा। हाँ, बस ये एक्वायर्ड टेस्ट है जो आप पे ग्रो करता है। आप खाते रहें, आपको मज़ा आना शुरू होगा। फिर आप मतलब शुरू में मैंने जब खाई थी मुझे इसी तरह की फीलिंग आई थी कि कच्ची मच्छी और ये वो, फिर फिक्का पानी, बिल्कुल ऐसी। तो अब लेकिन मेरी इतनी पसंदीदा है कि मैं हर रोज़ खा सकता हूँ वो। अच्छा। हाँ, अगर मुझे कोई बोले कि आपने हर रोज़ जापानीज खाना खाना है, मैं हर रोज़ खा सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद जो है इटालियन फूड है, उसमें हर रोज़ नहीं खा सकते लेकिन शौक से खाता हूँ। हाँ जी, पास्ता चीज़ और ये लजानिया और इस टाइप की आइटमें, पिज़्ज़ाज़। फिर उसके अलावा पाकिस्तानी शनवारी कुजीन है, ठीक है, टर्किश खाने भी, फिर ये सारा सिमिलर फूड है। तो पाकिस्तान को आप नंबर 3 पे रेट करते हैं? पाकिस्तानी को मैं रेट नहीं करूँगा, मैं सिमिलर कुजीन को करूँगा। जैसा टर्किश है उसमें मीट है, थोड़ा सा थिक है। पाकिस्तानी जो शनवारी है उसमें फ्लेवर है, इन सारों में से सबसे ज़्यादा। इजिप्शियन है, सीरियन है, मंदियाँ हैं, ठीक है, फिर अरबिक हैं, उसमें खबसे हैं, और ये सारी खाने जो ये सारे सिमिलर हैं चावल के साथ और मीट के बीफ के साथ और मटन के साथ। सर जी, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि सबसे पहला जो खाना पका था वो बारबेक्यू था। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि केवमैन भी जो था वो कोयले में जाके गोश्त पकाता था। ठीक है, तो बारबेक्यू तब से शुरू होता जा रहा है, और अब जो बारबेक्यू है वो हर जगह फैल चुका हुआ है। हर कुजीन के अंदर बारबेक्यू आपको नजर आएगा। ठीक है ना। हम लोग ज़रा मिर्च मसाले वाली कौम है, कुछ लोग फीका करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही उसको ब्लैंड में रखते हैं। असल बारबेक्यू की सीक्रेट क्या है? इज इट द मीट, इज इट द फ्लेम, या इज इट द ओवरऑल, वो कहते हैं कि गोश्त या रेसिपी या पानी? एक्चुअल सीक्रेट ऑफ बारबेक्यू इज व्हाट? बट सब सीक्रेट बारबेक्यू का कोई भी नहीं है। अभी हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहे थे, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री थी जो दुबई में होनी थी शूट। उस डॉक्यूमेंट्री में था कि हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम फूड कल्चर एंड मुस्लिम फूड। ये मुस्लिम खाना, ये मीट और बड़े बड़े पोर्शन, ये इजाद किधर से हुआ है? अच्छा। क्योंकि ये टर्किश कह रहे थे जो फूड के हिस्टोरियन है कि यहाँ से हुआ। सीरियन इजिप्शियन कह रहे थे कि यहाँ से, इराक वाली साइड से, फ़लस्तीन वाली साइड से इस्लाम यहाँ से आया। काज़िकिस्तान वाले, उज़्बेकिस्तान वाले कह रहे थे कि यहाँ समरकंद बुखारा वाली साइड से आया। अच्छा। इरानियन कह रहे थे कि हमारी साइड से। और ये सारा फूड सिमिलर है। यहाँ पे बारबेक्यू भी बनता है, यहाँ पे मटन के बड़े बड़े पोर्शंस भी बनते हैं, टेंडर मीट, सिर्फ फ्लेवर्स का फ़र्क है। तो इसमें ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिक ये है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगा है, वो ऑथेंटिक है आपके लिए, मतलब वो आपके लिए ठीक है। अच्छा। अगर वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें गोश्त का टेस्ट चाहिए, हाँ। मसाले नहीं होने चाहिए। हाँ। जो यहाँ पर KPK में शनवारी वाली साइड है, या ईरान वाली जो टर्की वाली साइड है, वो मीट का फ्लेवर एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। यहाँ वाले कहते हैं कि मीट थोड़ा हार्ड होना चाहिए, टेंडर नहीं होना चाहिए। टर्की वाले कहते हैं थोड़ा टेंडर होना चाहिए। तो ये इसकी कोई फैक्ट या कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है कि
ऑथेंटिक क्या था मेरा ख्याल है ये वही हो गया जिस तरह पिज्जा हो गया कि हर बंदे ने अपने इलाके अपने इलाके का। जी, मतलब बना लिया। ये रीजन वाइज सारों के फ्लेवर हुए चेंज, ओरिजिनल मतलब सारों की सिमिलैरिटी थी। जिस तरह ये पंजाब में आते आते जो मुगलाई हांडी हैं उनके टेस्ट फ़र्क हो गए, बिरयानियों के टेस्ट यहाँ के फ़र्क हो गए। पंजाब की अपनी कोई कुजीन नहीं है एज सच। एक फिर सवाल का जवाब दे ही दें, बिरयानी आलू के साथ या आलू के बगैर? बस जी, जहाँ पे आलू छीलना हो वहाँ छील दें, जहाँ नहीं छीलना हो वहाँ ना छीलें। मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। अच्छा, रेस्टोरेंट चलाना पाकिस्तान के अंदर बाकी एक बहुत टफ काम है, जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की हर दूसरे दिन बदल देती कि जी 8 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दो, 10 बजे बंद कर दो। हालांकि लॉरी जो है वो तो बेचारे 8 बजे तो सो के उड़ते हैं खाने के लिए कि हाँ जी उन रोटी खानी है तो फिर रात में 1 बजे भी खाना है। हुकूमत कितनी सपोर्टिव है व्हेन इट कम्स टू फूड इंडस्ट्री, स्पेशली द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री? अच्छा, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ना, वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, शायद आपके इस चैनल के थ्रू शायद मैसेज कन्वे हो जाए। जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे जो सवाल आता है या जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, सारा कुछ आता है, ये जो लाइमलाइट में ना सिर्फ उन पे आता है। अच्छा, टाइमिंग का इशू भी उन पे आता है, रिस्ट्रिक्शंस भी उन्हीं पे आती हैं, फूड अथॉरिटियाँ भी उन्हीं के पास आती हैं। जितने छोटे छोटे एरियाज में ढाबे खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ये खुले हैं, वहाँ पे ना टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। उसकी वजह ये कि जहाँ से जज साहब गुजर गए या डीसी साहब गुजर गए, उन्होंने देखा रेस्टोरेंट खुला हुआ है या उनकी फैमिली चली गई यहाँ खुला हुआ है, कॉल कर दी कि ये खुला क्यों हुआ है। अच्छा, अच्छा। जहाँ पे वो गए नहीं वहाँ पे चल रहे होते हैं सारे हिसाब किताब। तो पाकिस्तान के अंदर इतना अभी भी गैप है रेस्टोरेंट का कि आप समझ लें कि मेरे ख्याल में यहाँ पे 10% भी काम नहीं हुआ हुआ जो इंटरनेशनली काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर रेस्टोरेंट नहीं चल रहे। यहाँ पे लॉयल रिपीट कस्टमर्स पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। बिल्कुल। बाहर से कोई नहीं आ रहा खाने के लिए, यहाँ के लोकल लोग ही खा रहे हैं। तो इसकी बेस पे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट की सक्सेस रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है। पूरी दुनिया में 90% रेस्टोरेंट बंद होते हैं, 10% चलते हैं। पाकिस्तान में 70% रेस्टोरेंट चलते हैं, 30% बंद होते हैं, वो भी मर के। वो भी अगर किसी ने क्या यार कि बहुत ही चला, फिर भी उसको रगड़ते रहते हैं, घसीटते रहते हैं और फिर भी चल जाते हैं वो किसी की, क्योंकि यहाँ पे आपके लॉयल कस्टमर हैं सारे। हाँ। बाहर से किसी ने नहीं आना, टूरिज्म की अब मार्केटिंग पे आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। तो उसकी बेस पे यहाँ पे बिजनेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना ईजी है कि आपको वो रिस्क बाकी दुनिया से कम है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है यहाँ पे। Really? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जिसका दिल करता है वो आके अपनी पावर दिखाने के लिए सील भी कर जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऑर्डर पास कर जाते हैं। सर टाइमिंग वाला है कि किसी ने पिटिशन फाइल कर दी कि पोल्यूशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, तो पोल्यूशन का कि वो किसी ने कहा कि जो इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, धुआं कार्बन एमिट करती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, रेस्टोरेंट की चिमनी से भी धुआं निकलता है, इसको भी बंद करो। ठीक है, गाड़ियाँ रेस्टोरेंट में आके पार्क होती हैं, उसको भी बंद कर दो। तो मतलब कोई लॉ नहीं है, कोई जो स्टेक होल्डर हैं उनसे पूछता नहीं है, कोई म्यूनिसिपैलिटी का बंदा आता है कहता है कि सो एक्चुअली कोई इंडस्ट्री का उनको मतलब रेस्टोरेंट यहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, एज ए इंडस्ट्री का स्टेटस ही नहीं मिला, कोई से भी नहीं है, वो जिसका दिल करता है। एग्जैक्टली फिल्म इंडस्ट्री वाला हाल है कि अब कोई बंदा जो फिल्म से बिलोंग नहीं करता उसको यहाँ के बिठा दो जिसको फिल्म इंडस्ट्री का हाँ, और वो तबाह कर देगा। तो बजाय कि फ्लरिश होने के इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लोग इसको चला रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनकी बेस पे पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री चल रही है और टूरिज्म चल रहा है अपनी बेस पे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये बड़ा होता है हमारे यहाँ स्पेशली बहुत से ब्लॉगर्स होते हैं, वो पेड कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो जाके रेस्टोरेंट्स की बड़ी तारीफ भी करेंगे और वो सारा कुछ है। ठीक है, मतलब आपको समझ भी आती कि जी अगले ने पे किया है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू क्यों नहीं यहाँ लोग देते फिर कि अगर वाकई खाना पैड़ा है यार तो फिर व्हाट्सएप ऑनेस्ट रिव्यू। मैं जब जाता हूँ रेस्टोरेंट में, मैं रेस्टोरेंट के साथ पेड प्रमोशन वाला काम नहीं करता। उसकी वजह यह कि मुझे पता है कि रेस्टोरेंट जब तक बनता है उसके बाद पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, तो पे वो कर नहीं पाता और मैं इसलिए चार्ज भी नहीं वो करता। मैं सपोर्ट करने में सारे दोस्त होते हैं, मैं सपोर्ट करने के लिए वीडियोस वगैरह बना के स्टोरीज डाल देता हूँ। मगर आप रिव्यू नहीं करेंगे उसको? मैं रिव्यू के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि आई कवर बोथ एंगल्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एंगल
एंड वीलॉगर या इन्फ्लुएंसर या प्रमोटर या कंज्यूमर वाला एंगल। तो मुझे पता है दोनों एंगल में क्या इश्यूज हैं। मेरा खाने का टेस्ट एक बहुत ज़्यादा शायद डिफाइंड हुआ होगा, तो मैं हर चीज़ को बड़ा क्रिटिकली देखूंगा। वो अगर बिल्कुल भी हल्का सा कोई फ्लॉ हुआ तो मैं बोलूँगा ये ठीक नहीं है। हाँ। एक बंदा जो कि सिर्फ खाने के लिए, उसे खाने का पता नहीं है, जो कि हम लोग भी फेस करते हैं। बंदा खाना खाने आता है, सारा खाना ठीक होता है, एंड में वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है 5,000 बिल आना चाहिए, बिल आया था 10,000। उसके बाद पेन है, उसको कमेंट कार्ड मिलता है, उसके बाद फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लिखता है पैथेटिक फूड। हाँ जी। पैथेटिक फूड क्यों है? कि बहुत महंगा था। ठीक है, तो रिव्यू जो है ना वो सब्जेक्टिव है। और रिव्यू लोग अब बाकी देखते हैं, मतलब मैं भी अक्सर अगर कोई रेस्टोरेंट को मैंने जाके एक्सप्लोर करना है तो मैं उसके रिव्यूज देखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव है ना। अब आपका टेस्ट गोश्त खाने वाला है, हाँ। आपको शौक है शनिवारी खाने का, हाँ। आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आते हैं, शनिवारी में बैठ के आप 1.5 घंटा वेट कर लेंगे, बिल्कुल सड़क पे बैठ के, मंजी पे बैठ के। अब आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आते हैं जिन्होंने 30 मिनट्स में खाना आपको सर्व करना है, और आप वहाँ पे 31 मिनट होंगे तो आपने खाप डाल देने की इतनी देर क्यों कर दी है सेम फूड के लिए। ऑन दी अदर हैंड शनिवारी में आप 1.5 घंटा वेट कर लेंगे, जो उसका कुकिंग का एक्चुअल टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। आधे घंटे में वो आपको उस प्रोसेस वाला खाना बना के दे नहीं सकता, नहीं दे सकता, उसका वो वाला टेस्ट आएगा भी नहीं। जब वो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, आप खाने के शौकीन है वो वाले, आपको खाना मिलेगा किसी और प्रोसेस वाला, आप बोलेंगे खाना अच्छा नहीं है। जाहिर बात। तो ये सब्जेक्टिव है। मतलब आप किसी, मैं इसलिए रेस्टोरेंट के खाने की बुराई नहीं करता, जहाँ पे मुझे कोई बुरा लगता है मैं उसके ओनर को फीडबैक दे तो अपनी समझ के हिसाब से। मेरा ये दिल नहीं करता कि मैं रिव्यू दूँ, उसको कोई पढ़ के उसका बिजनेस हर्ट हो, क्योंकि हो सकता है मेरा टेस्ट वो वाला ना हो, कोई और बंदा है उसका टेस्ट वो समझ में वाला टेस्ट हो। ठीक है। लाहौर और कराची की हमेशा से ये जंग रही है, स्पेशली जहाँ खाने की हम बात करते हैं ना, वो तो हमेशा मतलब पंजाब और उसका रहा है। मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि कराची का फूड सीन हमसे बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। उनका पैलेट भी अच्छा है, फाइन डाइनिंग कराची में ज़्यादा अच्छी है। लाहौर वालों का, इवन पंजाबियों का फाइन डाइनिंग वाला फ्लेवर नहीं है। आपको क्या लगता है एज अ रेस्टोरेंट ओनर कि लाहौर के अंदर फूड की मार्केट ज़्यादा डेवलप्ड है या कराची के अंदर फूड की मार्केट ज़्यादा डेवलप्ड है? व्हाट्सअप कराची के अंदर खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि वहाँ पे कौमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट मेमन है, बोरी हैं, पारसी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हर तरह की लोग अपनी अपनी कुजीन लेके हैं। दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा निहारियाँ बना रहे हैं, बिरयानियाँ बना रहे हैं। पंजाब में इस टाइप का सिस्टम नहीं है। पंजाब के अंदर पंजाबियों का जो इस साइड का लैंडस्केप है ना, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, यहाँ पे लोगों का खाने का और रहने का लाइफस्टाइल जो है वो खुला डुल्ला है। उनको टेबल भरी भी चाहिए, बड़े बड़े पोर्शन चाहिए, खाना बहुत पार दो। कराची के अंदर एक तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है हमसे बिकॉज ऑफ द वैरायटी, सेकेंडली वो वेल ट्रैवल्ड भी है एज कम्पेयर टू पंजाब। साथ ही उनके दुबई है, टिकटें भी सस्ती हैं, सारा कुछ, तो वो जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको थोड़ा सा एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो वहाँ से वो आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। तो वैरायटी वाइज, टेस्ट वाइज कराची हमसे आ गया। पंजाबियों का जो ज़्यादा खाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो पंजाबी उसमें आ गए हैं कि खाने का अगर ज़्यादा खाने का कंपटीशन कराएं तो शायद पंजाबी विन कर जाएं। अगर टेस्ट वाइज और नॉलेज वाइज अगर करें तो वो कराची उसमें आ गया। कराची आ गई। कराची के अंदर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बहुत कम है। हाँ, हालांकि मेरा ख्याल है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होने चाहिए। यहाँ मेरा ख्याल इक्का दुक्का हमारे पास फाइन, क्योंकि यहाँ पे वो वाला क्राउड नहीं है ना, मार्केट नहीं, ऑडियंस नहीं। यहाँ पे मेजॉरिटी है, उनको चाहिए देसी खाना, उनको चाहिए खुला खाना। उनको फाइन डाइनिंग वाले में ना वैल्यू नज़र नहीं आती कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि फाइन डाइनिंग में आपने टेस्ट एंजॉय करना होता है। हाँ। पेट नहीं भरना होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पेट भरने का, तो कहते हैं हमने ये पैसा दिया से हमारा पेट नहीं भरा। कोविड के अंदर बहुत से रेस्टोरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था जी, और कोविड ने एक तरह नई इंडस्ट्री बना दी थी जो कि थी डिलीवरी इंडस्ट्री। मेरा ख्याल उससे पहले भी थी डिलीवरी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब तो एक्चुअल लोग बिकॉज ऑफ कोविड, मैं मतलब बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर साथ में भी रेस्टोरेंट है ना, वो कहते हैं यार डिलीवर करवा दो। डिलीवरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपना साइज छोटा कर दिया है कि यार साड़ी तो डिलीवरी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो ये कोविड ने एक तरह प्लस पॉइंट दिया हमें या बाकी रेस्टोरेंट्स वालों को नुकसान दिया? कोविड में जोक बना हुआ था कि कोविड जो है वो पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड ने और फूड पांडा ने प्लांट किया है।
क्योंकि जो उनका बिजनेस फ्लरिश किया है ना कोविड के अंदर, हाँ जी। तो कोविड के प्लस पॉइंट भी थे, नेगेटिव भी थे। कोविड ने आपको नई चीज़ें सिखाई कि डिलीवरी मॉडल जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, और किस प्रोडक्ट की सक्सेस रेट ज़्यादा है। हाँ। देसी खाने उसमें नहीं चले कोविड में, एंटरटेनमेंट वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से खाने बहुत चले, बर्गर्स बहुत चले जो घर में पिज्ज़ा बर्गर लोग निकलते थे या ऑर्डर करवाते थे डिज़र्ट के लिए। जैसे ही थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हटती थी, आइसक्रीमों की बाहर लाइनें लग गई हैं, मैकडोनल्ड्स की टेक अवे के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, KFC के बाहर लगी हुई हैं। देसी रेस्टोरेंट जैसे हमारे हैं, हम लोगों को 6 महीने बंद करना पड़ा। अच्छा जी, क्योंकि हम देसी सारे घर में शेफ्स बन के बहुत सारे, उनका ये खाने तो घर में बनाओ, बाहर से जाके खाने नहीं है। ए के कोविड ना आ जाए, वायरस ना आ जाए बाहर जाएं उसके थ्रू। सेकंड उनका कि खाना तो घर में बन जाएगा, तो हम बाहर से ऑर्डर क्यों करें देसी खाना। बिल्कुल, बाहर से हम वो ऑर्डर करेंगे जो घर में नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो कोविड ने सिखाया भी और नुकसान भी किया। नहीं, मैं तो वो अब वाली बात है कि वाकई अब अगर आप रूटीन में भी देखें तो हर घर में मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डिलीवर हो रहा होता है। जहाँ इंटरनेशनल कुजीन्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, डू यू थिंक आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, फूड और स्पेशली रेस्टोरेंट ओनर, दिस इज़ अ वायबल बिजनेस? पाकिस्तान के अंदर फूड इज़ अ वायबल बिजनेस इफ़ यू हैव डन द प्रॉपर R&D। अच्छा। पाकिस्तान में जो माइंडसेट है रेस्टोरेंट खोलने का, स्पेशली पंजाब में, वो ये है कि बाप अमीर है, बच्चे के पास पैसे हैं, बच्चा निकम्मा है, कुछ करने के लिए उसको पैसे दिए, उनका चल रेस्टोरेंट खोल ले। नहीं, आप इतना ऑनेस्ट तो ना हो ना। कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ मी, आपके शो का नाम होता है एक्सक्यूज़ मी। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट या एक कॉन्सेप्ट चला है, इसकी कॉपी करो या इसका शेफ तोड़ हम भी खोल लेते हैं। हाँ, ये बड़ा है ये। तो ये कॉन्सेप्ट तब होता है जब लोगों की शौक नहीं होता एक चीज़ का, नॉलेज या R&D नहीं करते और कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, हम भी खोलेंगे, हमारा भी चल जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है ना, 90% जो आपका रेस्टोरेंट चलता है वो आपके मत्थे की वजह से चलता है। अच्छा। हाँ जी, बहुत सारे ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट मैंने चलते हुए देखे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट मैंने बंद होते हुए देखे। तो इसके पीछे साइंस अभी तक मुझे समझ नहीं आई है क्या है। अच्छा, वाकई जी ऐसे ही है। मतलब बहुत सारे लोगों, मतलब जब मैंने रेस्टोरेंट खोला, मुझे इवन टुडे अभी तक समझ नहीं है कि वो किस तरह से चल रहा है। जो मेहनत करनी चाहिए थी शायद वो नहीं की, लेकिन किसी ना किसी का साथ नसीब भी जुड़ा हुआ जो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिलीव करता हूँ। बैड कस्टमर जो आते हैं, जो आपको पता लग जाता होगा कि अच्छा यार, बंदा सिर्फ मुफ्त रोटी खाना है जी, बैड कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं? क्योंकि जेन्युइनली बहुत से लोग आते हैं सिर्फ खाना खाने, लेकिन कुछ लोग वाकई ही वो मीम की मिख निकालना होता है जी, वो करने आते हैं, कैसे डील करते हैं? बट सब कस्टमर के साथ मेरे से तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं वो बड़ा प्यार करने के लिए आते हैं, मिलते हैं, तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं। तो मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत कम है मुफ्त की रोटी वाला। लेकिन लोग आते हैं आपके पास, आप समझ लें कि 2-3% इस टाइप के आते हैं लोग, उनके साथ आपको करना पड़ता है डील। दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब आप उनको वो जो खाने आए हैं, आप उनके लिए रेस्टोरेंट का माहौल ख़राब नहीं कर सकते, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे कस्टमर नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो नुक्ते निकालने के लिए आते हैं वो बहुत फसी कस्टमर होता है, उसको हम या तो सेटिस्फाई करने की अपनी अटमोस्ट कोशिश करते हैं, जब वो नहीं होता तो जो वो चाह रहा था उसको खिला के हमें पता होता है इसने वापस नहीं आना। हमारी फूड अथॉरिटीज़ ब्लैकमेल करती हैं रेस्टोरेंट को? बट सर फूड अथॉरिटी जो है वो ब्लैकमेल नहीं करती। फूड अथॉरिटी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू बाकी इदारे। अच्छा। लेकिन ब्लैक मेलिंग वाला एलिमेंट भी आता है जब बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अननेसेसरी अपनी पावर दिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो वो हर जगह पे ही है, लेकिन जनरली फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। मेरे और आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जो लोकल इंपोर्ट्स भी करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। आजकल इंपोर्ट्स बंद हुई हैं, मीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और स्पेशली फाइन डाइनिंग वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो जब इम्पोर्टेड मीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो लोकल सोर्सिंग आपकी कहाँ से होती है फिर? बट साहब हमारा मैंने जब देसी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो मैंने ये पूरा, क्योंकि मैं इस फील्ड से था और मैंने वर्किंग की थी, तो मुझे ये फ्लॉज का थोड़ा पता था कि डॉलर की वजह से क्या चीज़ महंगी होगी और अफेक्ट करेगी, और इम्पोर्ट वाली आइटम वाली कुजीन शुरू नहीं करनी। अच्छा। तो पाकिस्तानी फूड जो है उसमें आप समझ लें 90% लोकल काम, मतलब मसाले हैं, गोश्त है, ये वो लोकली हमें मिल जाता है। कई लोग तो कहते हैं कि जी हमारा मीट हम लोग पेशावर से मंगवाते हैं, बकरा हमारा वहाँ से आता है।
वो शिनवारी वाले कहते होंगे, लेकिन अब स्ट्रीमलाइन, अब सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ हुआ है। आपके पास वेंडर्स हैं। आप जिस तरह पहले लोगों को मंडी जाना पड़ता 4 बजे उठ के सुबह, अब मंडियों वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कॉल पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, जो पेशावर से अगर मंगवाते भी हैं या वो जिन्होंने अपने बुचर या स्लॉटर हाउस बनाए हुए हैं, तो हमें पेशावर नहीं जाना पड़ता। उन्होंने पीछे से पेशावर से मंगवा लिया है या अपने स्लॉटर हाउस बनाए हुए, हमें गोश्त हमारे डोर स्टेप पे मिल जाता है। ये इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये चाइनीज़ खाने हैं वो जिसमें सॉसेज, चीज़, ये सारा इंपोर्ट होता है। इनको फ़र्क पड़ा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंपोर्ट की वजह से, डॉलर की वजह से इंपोर्ट बंद भी हुई हुई है। लेकिन पेशावर और बाड़ा जिंदाबाद। अच्छा, आप अपनी वीडियोस के अंदर मैंने देखा है एक बड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होती है, लेकिन आपकी जो स्क्रिप्ट होती है, स्पेशली जिस तरह आप वर्ड्स को भी जोड़ते हैं और शेर व शायरी भी बीच में होती है जी। ये कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट राइटर होता है या खुद ही बैठ के काम होता है? बट साहब, जो नॉवल तरीका है ना, जो इसका स्टैंडर्ड है, वो यही है कि आप पहले पूरी स्टोरी लिखते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, म्यूज़िक पहले से बनता है, एंड में वीडियो एडिट होती है। हाँ, मेरी वीडियो पहले एडिट होती है, तो और जब वीडियो चल रही होती है उसको देखते देखते मैं बोल रहा होता हूँ कि पीछे से कोई बंदा भी गुजर गया तो उसको भी जुगत एक लगा दी वीडियो में, जो आपको वैसे ही नहीं पता होता। तो मैं तो उसको देख के ऑन द स्पॉट बनाता हूँ। ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं इनके साथ एक तरह मतलब कहने उनका रोब भी होता है। ये अक्सर जाते हैं कि जी कहते हैं कि हम आपके रिव्यू कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट दें और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, और कुछ फूड ब्लॉगर्स तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। कभी आपके रेस्टोरेंट में कोई फूड ब्लॉगर आया कहने के लिए कि जी मैं तो रिव्यू करूँगा? जी, शुरू में आए हैं, फिर उनको समझ आ गई कि यहाँ पे तो काम वो उल्टा है। तो वो कहते हैं कि इधर नहीं जाओ, बाकी सारी जगहों पे जाओ। ऑल तो मैं कोई आते हैं तो उनको कोई भेज देता हूँ कि यहाँ से अगर फ्री खाना खाना है तो इसके पास चले जाओ, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, आपका भी काम हो जाए। लाहौर के अंदर फेवरेट रेस्टोरेंट्स, स्पेशली आप वाइल ग्रोइंग अप, कौन से आइकॉनिक रेस्टोरेंट से जो आपको याद है कि हाँ यार ये वाले मेरे रेस्टोरेंट्स थे? बट साहब, एक तो गोगो है हम्म, जो अभी भी खुला हुआ है। जी जी, गोगो ठीक है। एक माल शेरपा रोड, पुल के नीचे जो, जी जी, हाँ। एक माल रोड पे भी है, एक माल रोड पे अवारी के नीचे था। वो कुकुस नहीं सॉरी, नाम सल्लूस सल्लूस। पुराना हाँ जी, वाला, हाँ जी। पुराना। वो पिज्ज़ा के लिए हम लोग एज स्टूडेंट जीनोस जाया करते हैं, जहाँ बाय वन गेट वन फ्री की डील हफीज लगा सेंटर करती के है, सामने जो, हफीज सेंटर के सामने। हाँ जी, शजान जो है फोर्ट्रेस वाला, पुराना शाश्लिक वहीं मिलती थी। हाँ। तो इस टाइप के हैं जो अभी तक कॉपर कैटल था बेसमेंट में। कॉपर कैटल, ओहो, बड़ी डेटे मारी है वहाँ। अच्छा। एक रेड नेस्ट भी था, आपकी डेटों में हाँ है याद? जी जी, रेडनेस पे कहते सज्जाद डीजे करता था। हाँ जी। हाँ, जूक जूक, अभी भी है। सर जूक तो ऑल टाइम बिल्कुल ऐसी है। जूक के बाद तो कॉलेज के बाद पढ़ाई के लिए जू की जाया करते बड़े फड्डे होते थे फड्डे। लाहौर में। अच्छा, ये बड़ा होता था कि फड्डा करना है, चलो जी जूक के बाहर या हॉटस्पॉट के बाहर चले जाते। या हॉटस्पॉट के बाद। तो मतलब खैर हमारे भी एक दो फड्डे हुए थे जूक के बाद, लेकिन जूक की अभी तक बात है कि जूक अभी भी मेंटेन, वैसे ही है। इवन सॉल्ट एंड पेपर में कहूँ, सॉल्ट जी, ने भी बड़ा सॉल्ट पेपर मेंटेन रखा है। सॉल्ट एंड पेपर विलेज का जरा थोड़ा सा अप एंड डाउन सीन हुआ था, हाँ। बस सॉल्ट एंड पेपर पुराना वाला तो वही है। हाँ जी, आइकॉनिक है वो। डू यू थिंक पाकिस्तान इज रेडी टू इनवाइट वर्ल्ड कुजीन, स्पेशली ये जो फूड फेस्टिवल्स होना शुरू हुए हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने, इसके अंदर भी 90% टाइम लोकल अपनी कुजीन को ज़्यादा करते हैं, लेकिन वर्ल्ड फूड अभी भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हालांकि टिकटॉक और इसकी वजह से एक्सपोजर आया, बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर वर्ल्ड कुजीन? पाकिस्तान इज़ रेडी, लेकिन नॉट रेडी एज वेल, क्योंकि वर्ल्ड का जो फूड है उसका पैलेट अभी हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। हाँ। सेकेंडली, उसको बनाने के लिए फीजेबल नहीं है पाकिस्तान अभी। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वो इंपोर्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। जब वो महंगी होगी तो उसका कस्टमर बहुत लिमिटेड हो जाता है। जब वो लिमिटेड होता है तो आपका बिजनेस वाइबल नहीं रहता। तो जब वो वाइबल नहीं है तो फिर आप, अगर बिजनेस ही आपका ठीक नहीं, आपका मॉडल ही ठीक नहीं, तो फिर आपका रेस्टोरेंट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस एरिया में हैं, आप उसके हिसाब से चार्ज करें, क्योंकि वही बिरयानी की प्लेट आपको बाहर 150 रुपये में भी मिल जाती है जी। वही बिरयानी की प्लेट आप जाएंगे तो 800 रुपये की भी है, 1200 रुपये की भी है। बिल्कुल ऐसी। हालांकि चिकन टिक्का भी ऐसे ही है। हाँ, अगर आप यहाँ पे भट्टी टिक्का वगैरह चले जाएं या मेन मार्केट में 320 का एक पीस मिलता है। हाँ, 320 का एक पीस की अगर आप प्रॉपर फ्रेश चिकन लें तो ये कॉस्ट नहीं है।
तो मतलब मैं तो बड़ा परेशान हूँ अभी तक कि हम लोग क्यों महंगा बेच रहे हैं। हम लोग डबल प्राइस पे बेचते हैं उससे। हाउ डू यू सेट अ प्राइस डिश की? लेट्स पुट दाल की एक प्लेट है आप। बट साहब उसका वो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं कि आप पर किलो सारा चीज़ बाय करते हैं, फिर आप उसके पोर्शन निकालते हैं, पोर्शन की फिर आप प्राइस डिवाइड करके उस पोर्शन पे सेट कर देते हैं। मतलब आप पर किलो के हिसाब से बाय करते हैं, उस पर आप देखते हैं पर किलो में कितनी लेट से दाल है कि 1 किलो दाल में 1 किलो उसके अंदर मसाले कितने डले हैं। फिर वो मसालों को, किलो की दाल को, उसका वो जितना बड़ा पोर्शन बनता है उस पर डिवाइड कर देते हैं कि लेट से 4 प्लेटें बनी हैं और 1 किलो की दाल 100 की है, तो आपकी 25 रुपया उसकी 1 प्लेट की कॉस्ट बन जाएगी। सर जहाँ हमने इतनी खाने की बात कर ली, जाहिर बात है मुंह में पानी भी आ रहा है। इसके बाद हम आपके रेस्टोरेंट भी जाएंगे। शादी तो आपकी इंशाल्लाह होगी, वो तो अनकरीब डंडा आने वाला है। तो मुझे बताएं, शादी के ऊपर केटरिंग किससे करवाएंगे? बट साहब शादी के ऊपर केटरिंग जो है ना, वो एक बहुत पॉपुलर केटरिंग कंपनी है, जुनून। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या खास बात है उनकी? उसकी खास बात यह है कि वहाँ का खाना जो है ना वो बड़ा फाइन क्वालिटी के साथ बनता है, प्राइसेस भी बड़ी इकोनॉमिकल है और बड़ा प्यार से बनता है, और पीछे उसकी मेहनत है, पूरी बैकग्राउंड है, तो वो वहाँ से ही आएगा खाना। अच्छा, केटरिंग वहीं से होगी जी, ठीक है। और केटरिंग के बिजनेस को बूम करने के लिए दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? बट साहब केटरिंग के बिजनेस अगर इस तरह से बूम होता तो पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो 24 करोड़ के बजाय 50 करोड़ हो गई होती। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आज आपके सामने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आई है, वो कौन सी एक ऐसी डिश है कि आप टॉप नॉच सेलिब्रिटी को अपने सामने पेश करेंगे, हाँ यार दिस इज आवर नंबर 1 सेलिंग पॉइंट? बट साहब अगर चिकन का शौकीन है सेलिब्रिटी, तो फिर उनके लिए हम लोगों ने एक बड़ी स्पेशल सज्जी बनाई है। अच्छा जी, वो खिलाएंगे। ये बलोची सजी हुई है? वो बलोची, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया गया है। उसकी जो स्किन है वो बड़ी क्रिस्पी है। स्किन चिकन के मीट को और स्किन को थोड़ा सेपरेट करके उसके अंदर भी मसाला डालते हैं ताकि आपको हर चीज़ में उसका फ्लेवर है, फिर ऊपर उसको लगा देते हैं वापस। ये जरा पीकिंग डक स्टाइल में हाँ जी, वो हाँ जी, हरकत हाँ करने जी। की। फिर वो नहीं है तो उसके अलावा हमारी एक डिश है मटन दम वाला। अच्छा, वो फिर हम ट्राई कराएंगे, वो गारंटीड है कि इंसान को पसंद आती है। अच्छा सर, जहाँ आपने इतना हमने अपना कीमती वक्त दिया, वहाँ फिर आखिरी सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, और मेरे ख्याल है पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का इंतज़ार करने वाला है कि डिस्काउंट कितना देते हैं आप? डिस्काउंट बाट साहब हम नहीं देते, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले अब चल रहे हैं हालात, तो डिस्काउंट के लिए। लेकिन बैंकों का शुक्र अदा करना चाहिए कि बैंक जो है वो हम लोग दुआ मांगते हैं कि बैंक प्रॉफिट करे और वो अपने कार्डों पे लगाए डील्स। हाँ, क्योंकि जो बैंक सपोर्ट कर रहा है ना वो रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उसके डिस्काउंट के लिए। कुछ बैंकों पे अप टू 50% है डिस्काउंट। हाँ एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, हम लोग भी शुक्र अदा करते हैं। बैंक की वजह से आज भी रेस्टोरेंट की सेल बढ़ रही है। क्योंकि ना बढ़े तो अभी हर रेस्टोरेंट फिर इसकी मैथ क्या है? क्योंकि अगर बैंक 50% आपको अपने कार्ड पे दे रहा है, सो बैंक एक्चुअली लॉस में जा रही है उसकी? नहीं जी, बैंक जो है वो अपने मार्केटिंग के बजट निकालता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो बैंक उसका मार्केटिंग का बजट निकालता है। बेशक वो 2 महीने के बाद उनका ख़त्म हो जाए, लेकिन वो 2 महीने में लोग ज़रूर इंजॉय कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि 20 to 30% फूड की कॉस्ट बढ़ चुकी हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान इन द मेन्यू। जो चीज़ साल पहले 100 रुपये की थी वो अब 1300 रुपये की मेन्यू में है मिनिमम। क्योंकि और ये कम है, वो जिस प्राइस से इन्फ्लेशन बढ़ी है ये कम से कम 60% बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ड्रास्टिक प्राइस इंक्रीज़ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए स्लो इंक्रीज़ करते हैं ताकि कस्टमर को भी हिट ना पड़े, क्योंकि उन्हीं की वजह से रेस्टोरेंट चलना है। बैंक फिर आते हैं और बैंक अपने मार्केटिंग बजट से कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग फिर जाके इसको अफोर्ड कर पाते हैं और हमारा भी उसमें फ़ायदा है। कभी किसी पॉलिटिशियन ने आके रोब जमाया है, या पॉलिटिशियन को स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ता है कि यार अच्छा इन्होंने तो फ्री रोटी खुआ दे? बट साहब पॉलिटिशियन अब क्या रोब जमाएंगे? चलो कभी वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो आए हैं तो फिर तो हमारे दरवाजे खुले हैं कि रेस्टोरेंट भी चलाना है हमने और पाकिस्तान में काम भी करना है। ठीक है। पाकिस्तान में डर किससे लगता है? पाकिस्तान में डर जो है वो लोगों से, बड़ा मीसना जवाब मौत दिया। से डर लगता है हमें पाकिस्तान में। अच्छा, नहीं अदिल, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें Welcome, दिया। एंड मैं तो जुनून अक्सर आता रहता हूँ और मुझे आपकी छत वैसे ही बहुत पसंद है। थैंक यू। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जुनून एक्सपैंड करे
इंशाल्लाह। आप कराची भी जाएं, आप दुबई में भी अपनी ब्रांचेस खोलें, इंशाल्लाह। और इसी तरह मेरा जो 25% डिस्काउंट आपने साल पहले बंद कर दिया था वो फिर से ऑन कर ले। एक्सक्यूज मी। ओके, वाह, इसका मतलब नहीं। अच्छा, हाँ दिनों मुझे इजाज़त दीजिए। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे शख्स के साथ जो वाकई ही मुझे डिस्काउंट देगा। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।